Hello students, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am Kirti and in this lecture we are going to holistically discuss about the industrial policy, Indian manufacturing sector and how we can improve our manufacturing industries. Before starting, Cartography IAS आपके लिए एक यूनिक टेक्निक यूज़ करता है दैट इज़ बुक टू मैप टेक्निक। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें थ्रू द मैप्स पढ़ाई जाएगी। Also, we have already begun with our UPPCS 60 days crash course and UPSC Panchamrit study notes, which provides you, UPPCS provides you a written guarantee of 90 questions and UPSC Panchamrit study notes provides you a written guarantee of 30 questions. So hurry up, join this course and don't be late. तो फिर स्टार्ट करते हैं इंडिया के सेकेंडरी सेक्टर से। हमें जैसे कि पता है किसी भी इकोनॉमी में तीन मेजर सेक्टर्स होते हैं दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। Primary sector basically deals with producing the raw material for the secondary sector. In this primary we can consider the agriculture जहाँ पे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फिशिंग आता है एंड माइनिंग ऑल्सो फ्रॉम वेयर एनवायरमेंट से हमें कुछ मटीरियल मिल रहा है दैट इज फॉर्मिंग द बेस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। बट सेकेंडरी सेक्टर इज यूजिंग द रॉ मटीरियल प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी सेक्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम गुड्स। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी मशीन मेकिंग इंडस्ट्री में जाएं, सपोज करो हम ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहाँ पे मशीन्स मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वहाँ पे बेसिकली जो भी स्टील रिक्वायर्ड होगा, कोल रिक्वायर्ड होगा, एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इज टेकन फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्रीज। Fine. So this is about the secondary sector and about the tertiary sector which is basically the service sector. यहाँ पे सिर्फ services provide करी जाती है that is transportation facility to transport the goods that are produced by the secondary sector, aviation facility. Also we can see many other sectors, IT related industries. तो ये होता है हमारा सर्विस सेक्टर में। अगर हमें देखना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में तो दैट इज सेकेंडरी सेक्टर इज दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स किए जाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि इसको मार्केट तक पहुंचाया जा सके। और इस इंडस्ट्री में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स। जनरली हमने देखा भी होगा जब भी लेबर यूनियन होती है तो जो भी वर्कर्स होते हैं दे आर वेयरिंग द ब्लू कोट एंड ब्लू लोवर्स। दिस इज अबाउट कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री की डिमांड्स को। तो अगर हम इंडस्ट्रीज को देखें तो बेसिकली दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री और एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जो डायरेक्टली ऐसे गुड्स बना ले जो उन्होंने एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल से लिए, दैट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल, नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं। पर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट को यूज करती है टू मैन्युफैक्चर समथिंग एल्स। अगर हम देखें ऑटोमोबाइल्स, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स में क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पे वो स्टील यूज किया जाएगा जो ओर से, आयरन ओर से निकला है। इसके बाद हम ऑटोमोबाइल्स में ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने रबर के टायर्स यूज करे हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज को यूज कर रही है दैट इज अ कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब इसमें भी दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, एक होती है हैवी और एक होती है लाइट वेट। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़े प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे हम देखें शिप्स को मैन्युफैक्चर करना या कुछ बिल्कुल ही एक्सक्लूसिवली बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स का मैन्युफैक्चर करना, पेस्टिसाइड्स का मैन्युफैक्चर करना। ये सारी जो रिफाइनरीज की इंडस्ट्रीज होती है, ये सारी जो इंडस्ट्रीज होती है इनमें कुछ प्रोडक्ट्स बहुत लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चर होते हैं और कहीं पे उनका जो प्रोडक्ट का जो साइज होता है ऑलमोस्ट दैट इज ऑल्सो क्वाइट स्पेशलाइज्ड एंड बिग। बट लाइट इंडस्ट्रीज को देखें तो उनमें स्मॉल चीज़ें बनती हैं, जिससे अगर हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लिया या हमने देख लिया कि कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या किसी फैक्ट्री में छोटी सी बैटरीज फॉर्म हो रही है, दैट इज अ स्मॉल लाइट वेट इंडस्ट्रीज। अब कोई भी अगर आपको इंडस्ट्रीज लोकेट करनी है, अगर हमें कहीं भी इंडस्ट्री लोकेट करनी है तो कोई भी जो मैन्युफैक्चरर होगा वो कौन सी चीज़ों को पहले सोचेगा। अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो अगर आपको कहीं पे इंडस्ट्री लोकेट करनी है तो आप किस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले क्या चीज़ हो सकती है कि उसके लिए हमें रॉ मटेरियल पास में से ही अवेलेबल हो जाए। फाइन, अगर पास में से नहीं अवेलेबल होगा तो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि हम कॉटन, सपोज करो कॉटन, अगर हम कॉटन क्लोथ बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है। अगर हमने इस क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कॉटन का यूज़ करना है तो हम ये सोच सकते हैं ना कि ऐसा नहीं कि हम उसको मंगवाएं फ्रॉम गुजरात
टू उत्तर प्रदेश, और रास्ते में ही ओवर द टाइम जब हमने उसको रॉ मटेरियल को यूज़ किया और फाइनल प्रोडक्ट बनाया तो उसका रॉ मटेरियल का वेट ही कम हो जाए। ओके, हम ट्रांसपोर्टेशन में इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इतना लाइट वेट रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और अगर हम समझे कि उत्तर प्रदेश तक पहुंचने तक उसका वेट और रिड्यूस हो जाता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट निल हो गया, वेस्ट हो गया। इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ऐसे रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो और उनका आफ्टर प्रोसेसिंग उनका वेट गिर ना जाए। फाइन, तो दिस इज अबाउट कि हमें देखना पड़ता है कि हमें आसपास से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए, या तो अगर हम कहीं और से मंगा रहे हैं तो ऐसे नहीं उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद उसकी इंपॉर्टेंस ना रहे। सेकेंडली हमें देखना पड़ेगा कि आसपास लेबर काम करने के लिए, वर्कर्स काम करने के लिए इंडस्ट्री में हो। अब मैन्युफैक्चरर खुद तो सारे काम नहीं कर सकता, उसको लेबर रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज़, उसको कैपिटल दैट इज मनी अवेलेबल हो जाए, इन्वेस्टर हो या कोई फाइनेंसर हो या आसपास बैंक से उसको लोन मिल जाए, बिकॉज विदाउट द मनी ही कैन नॉट पे ऑल हिज एक्सपेंसेस ऑन रोड। बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एक इंडस्ट्री को लोकेट करने में, मशीन्स चाहिए होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की पूरे ट्रक्स परचेज करने पड़ते हैं, तो उस सब के लिए उसको मनी रिक्वायर्ड है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैन्युफैक्चरर कभी भी खुद के लिए प्रोड्यूस नहीं करता, वो डायरेक्टली मार्केट के लिए ही प्रोड्यूस करता है कि मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड हो। अगर मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो ऑल आर यूजलेस, ऑल प्रोडक्ट्स आर यूजलेस फॉर हिम। तो इस केस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए कि मार्केट में डिमांड है या नहीं उस प्रोडक्ट की। नेक्स्ट चीज़, अगर हम इंडस्ट्री को लोकेट कर रहे हैं तो हमें ऐसा रीजन भी चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो। ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए होता जहाँ पे इंडस्ट्री के लिए पावर अवेलेबल ही ना हो। सेकेंडली हमें ये भी देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की लैंड की पॉलिसी कैसी है, क्या गवर्नमेंट इजीली लैंड एक्विजिशन अलाउ कर देती है, लैंड परचेज करने दे देती है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अगर हम अपना रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज तक और हमें मार्केट में मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को सेल भी करना है, तो क्या उस केस में ऐसे ट्रांसपोर्टेशन रोड्स की फैसिलिटी है, रेलवे की फैसिलिटी है जो हमारे रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को मार्केट तक पहुंचा दे। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक होती है किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने में। अगर हम इन सारी रॉ मटेरियल जो भी हमने कंडीशंस देखी, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, इस सब चीज़ों को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हम सबसे पहले लेते हैं इंडिया की एक बहुत लंबे टाइम से, लाइक हड़प्पा के टाइम से जो हम कॉटन का यूज़ कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द क्लॉथ। तो सबसे पहले ये है कि कॉटन का जनरली मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, प्रोड्यूस कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। लाइक हमें गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, कॉटन काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। बट ये एज ए फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल बहुत लाइट वेट है। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री चाहे, अगर पंजाब में कोई इंडस्ट्री लोकेट हो रही है कॉटन क्लॉथ की, या उत्तर प्रदेश में हो रही है या झारखंड में हो रही है, वो कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बिकॉज आफ्टर प्रोसेसिंग द कॉटन उसका वेटेज गिरेगा नहीं, उसका ऐसे बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं निकलेगा, या उसका ऐसा नहीं कि हमने ट्रांसपोर्टेशन पे इतना खर्चा किया लास्ट में जाके तो वो बिल्कुल उसका वेट ही गिर गया, तो ऐसा नहीं है। साथ ही साथ अगर हमें कॉटन को कहीं पर भी कॉटन इंडस्ट्री को लगाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आसपास वाटर की फैसिलिटी हो। जनरली हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में काफ़ी कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, कोयम्बटूर लाइक इन द साउथ इंडिया, वहाँ पे भी हमें काफ़ी मिलेंगी, गुजरात में मिलेंगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे नियर बाय अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी है जिसके कारण डाइंग, ब्लीचिंग कर सकते हैं हम कॉटन का। हमें ये भी देखना पड़ेगा। अब हमने ये भी देखा ना कि यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, इसलिए ब्लीचिंग की फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करना बहुत चीपर पड़ जाता है। क्यों? बिकॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, बहुत कम प्राइजेस में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो रही है, तो कॉटन इंडस्ट्रीज इजीली लोकेट हो सकती है। साथ ही साथ हम देखते हैं रिसेंटली भी जब लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी महाराष्ट्र से जो माइग्रेंट्स थे अपने वापस स्टेट्स में जा रहे थे, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, हमने काफ़ी स्टेट्स में देखा महाराष्ट्र से वर्कर्स दे वर वॉकिंग ऑल्सो बैक टू देयर होम्स। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स थे जनरली दे वर इन द महाराष्ट्र, बिकॉज ये जो सारे वर्कर्स हैं ना, इनको पता है कि यहाँ पे काफ़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इनको कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। फाइन। एक और रीज़न है कि हमें ये सारी जो कॉटन की इंडस्ट्रीज है जनरली महाराष्ट्र में मिलती है, बिकॉज महाराष्ट्र इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे काफ़ी इजीली लोन अवेलेबल करा दिया जाता है इंडस्ट्रीज के लिए। फाइन। तो महाराष्ट्र इज नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे फाइनेंस की फैसिलिटी अच्छी है जो एक फेवरेबल कंडीशन है फॉर द इंडस्ट्रीज टू सेटअप।
अब एक और चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में, गुजरात में ब्लैक सॉइल जनरली अवेलेबल होती है और ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं। फाइन, अब ये जो सारी चीज़ें ना हमको एक क्लाइमेट के साथ लिंक करनी है। कैसे? ये जो अगर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जो भी ह्यूमिड क्लाइमेट होता है कोस्टल एरियाज में जनरली हमें मिलता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे वाटर का इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है नियर बाय बॉडीज से, और थ्रेड को जो भी कॉटन थ्रेड होता है उसको ऐसी कंडीशन अब चाहिए होती है ताकि ह्यूमिड कंडीशन होगी तो वो जो थ्रेड होता है ना वो टूटता नहीं है जल्दी से, और अगर ड्राई कंडीशन होगी तो वो थ्रेड एकदम से फटाफट से टूट जाएगा। तो अगर वो टूट जाएगा तो मतलब उसका जो प्रोड्यूस करना था या जो उसकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है। तो अगर हमें ह्यूमिड कंडीशन मिल जाती है तो जो कॉटन है उसका थ्रेड होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी बन जाती है। इसलिए जनरली जो इंडस्ट्रीज होती है वो कोस्टल एरियाज के पास में लोकेटेड होती है। एक और एडवांटेज है अगर कोई भी इंडस्ट्री कॉटन ऐसे एरिया में लोकेटेड है। सबसे पहले हमने देखा महाराष्ट्र में क्यों लोकेटेड है, फाइनेंसिंग की फैसिलिटी अच्छी है, साथ ही साथ ह्यूमिड क्लाइमेट है, ब्लैक सॉइल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर सोचो कि अगर ये कोस्टल एरिया पे ह्यूमिडिटी के कारण लोकेट भी नहीं हो, पर ऐसे आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ह्यूमिडिफायर्स होते हैं, मतलब ऐसी ह्यूमिड कंडीशन वो आर्टिफिशियली क्रिएट कर देते हैं कि अगर ह्यूमिड कंडीशन ना भी हो तभी भी इंडस्ट्री अपना प्रोड्यूस को ख़राब नहीं होने देगी। पर एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि महाराष्ट्र में ये इंडस्ट्रीज क्यों लोकेटेड है। हमें सबको पता है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में, तो जो भी एक्सपोर्ट भी करना होता है ओवर ऑल द वर्ल्ड, ठीक है, हमें एक्सपोर्ट भी करना है जो भी, वो भी इस पोर्ट से इजीली हो सकता है। फाइन, तो ये सारी कंडीशंस फेवरेबल बनाती है। अब हम समझ पा रहे हैं धीरे धीरे कि इंडस्ट्री को लोकेट होने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि उसको फाइनेंस अवेलेबल हो, उसको लेबर अवेलेबल हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स भी है तो इलेक्ट्रिसिटी चीपर अवेलेबल होगी, और साथ ही साथ क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो हम ओवरऑल ये समझ पा रहे हैं कि इंडस्ट्री को लोकेट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होगी। एक और हम फाइबर को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज जूट। अब जूट देखिए जनरली हमें मिलता है सबसे ज़्यादा इंडिया में वेस्ट बंगाल में, इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। और हमें 90% हमारे इंडिया में जो भी जूट कल्टीवेट होता है वो कोलकाता में जूट कल्टीवेट होता है, ठीक है। ये ओनली क्रॉप है जो फ्लडिंग वाली सिचुएशन को, बिकॉज हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो जो फ्लडिंग हो जाती है साइक्लोन्स के बाद में भी तो जूट उसको हैंडल कर सकता है। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा साउथ इंडिया, यहाँ पे है हमारा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली कोलकाता। अब कोलकाता भी एक पोर्ट सिटी है, तो जो भी जूट मैन्युफैक्चर्ड हुआ वो भी यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट हो सकता है। कोलकाता में रिवर्स भी पास होती है जैसे हुबली। अब ये रिवर ये इजी बना देती है कि जो जूट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है कोलकाता में वो ओवरऑल इंडिया में भी थ्रू द लैंड, थ्रू द वाटर रूट, थ्रू द रिवर रूट ट्रांसपोर्ट हो सके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद करनी है कि जनरली हमें यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ये झारखंड, बिहार, यहाँ पे काफ़ी लेबर भी अवेलेबल होता है। फाइन, दे आर वर्किंग, दे वांट टू वर्क आल्सो इन द इंडस्ट्रीज, तो नियर बाय लेबर भी आल्सो कैन मूव इन द कोलकाता। एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि हम जब देखते हैं ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रहे थे तो काफ़ी, जैसे जगत सेठ का आपने नाम सुना होगा, वो वॉज द लीडिंग फाइनेंसर ऑफ दैट टाइम, वो ब्रिटिश को भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये यहाँ पे कोलकाता का इस तरीके का कल्चर है जहाँ पे फाइनेंस की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ बेस फॉर लोकेटिंग द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हमने देखा कोलकाता, दैट इज पोर्ट सिटी। सेकेंडली यहाँ पे जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, फ्लडिंग लाइक सिचुएशन में ये जूट टॉलरेट कर सकता है। फिर हमने देखा कि हुबली रिवर से भी ओवरऑल इंडिया में ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नियर बाय स्टेट से लेबर अवेलेबल होता है, और अगर वाटर है और ईस्टर्न घाट्स भी है तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करके दे कैन यूज़। और आसपास वाले जैसे झारखंड वाले स्टेट में तो कोल भी काफ़ी, कोल की माइंस भी है, तो दैट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ फेवरेबल कंडीशन टू ट्रांसपोर्ट। फाइन, तो ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है। अब हम देखते हैं कि कॉटन और जूट इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या, सबसे ज़्यादा उनको मार्केट में प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है उनको, गवर्नमेंट जिस तरीके से उनको एडवांटेजेस दे रही है या उनके लिए मार्केट सेक्टर को ओपन अप कर रही है वो इतना फैसिलिटेटिव नहीं है, उतना अट्रैक्टिव नहीं है, उनको अपने गुड्स के प्राइजेस इतने अच्छे अवेलेबल नहीं हो रहे। जैसे कॉटन के साथ अब बेसिकली ये है कि कंट्री में डोमेस्टिकली भी अब उसकी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसको रिप्लेस कर रहा है सिंथेटिक फाइबर। तो इस टाइम पे नीड ऑफ द आवर ये है कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे टू कंटिन्यू द ग्रो कॉटन।
साथ ही साथ अगर हम जूट के लिए देखें तो जूट के लिए भी सेम रीजन है कि इंटरनेशनल मार्केट में और सारे कंट्रीज अब कंपटीशन दे रहे हैं जूट को। जैसे जब इंडिया पार्टीशन हो गया था तो बांग्लादेश वेंट टू द पाकिस्तान। अब ये बात हो गई कि इंडिया में जूट का जो इंडस्ट्रीज होती है उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है अब बांग्लादेश, फिलीपींस, जापान, ब्राज़ील, तो ये सारी कंट्रीज से भी हमें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो नए सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, उनसे भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो अब आप सोचोगे कि हम ये सारी इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके बहुत कॉमन रीजंस हैं जिसके बारे में आप सभी अवेयर होंगे कि इंडस्ट्री किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अभी जब हमारी चाइना के साथ टेंशन चल रही है तभी भी हम बात कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में काफ़ी जो हमारी डिपेंडेंस है और APIs मेडिसिन में भी जो हमारी डिपेंडेंस है चाइना पे उसको हमको रिड्यूस करना है। ये सब हम बात कर रहे हैं क्यों? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम अगर आत्मनिर्भर हो गए, इन सारी चीज़ों को हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि जो रुपी को हम पेमेंट के लिए बाहर बेचते हैं, चाइना में बेच रहे हैं और किसी कंट्री में बेच रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, वो कम हो जाएगा। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि कोई भी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है और कोई भी कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है। तो अगर हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करें और अगर ये पॉजिटिव हो गया, ओके, ये पॉजिटिव हो गया, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव होगा, मतलब हमें ज़्यादा मनी मिल रहा है इन कंपैरिजन टू जितना हम पे कर रहे हैं। और अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू द एक्सपोर्ट तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा कि हमको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इन कंपैरिजन जितना हमारे को रेवेन्यू मिल रहा है। तो हमें अगर डिपेंडेंस रिड्यूस करना है किसी और कंट्री में तो सबसे पहले हमें अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही डेवलप करना पड़ेगा। आगे हम लेक्चर में देखते हैं कि हमने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की है, वाई वी हैव मूव फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इन एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग को हमने स्किप करके कौन सी बहुत बड़ी गलती करी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है। एक तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव में आएगा, अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री की GDP इंक्रीज होगी, फॉरेन रिजर्व्स इंप्रूव होंगे, और जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट जो अब इतना हाई लेवल पे है और जो हाई लेवल लॉकडाउन से पहले था, कोरोना से पहले था, उससे भी ज़्यादा अब तो हमने लॉकडाउन के टाइम पे देख लिया कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से हटा दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हमें काउंटर करना है, अगर हमें इंडिया की GDP इंक्रीज करनी है, हमें हमारे फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज करना है, और अगर हमें दूसरी कंट्री पे अपने गुड्स के लिए डिपेंडेंस कम करना है और हमारी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना इज़ नीड ऑफ द आवर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं एक बात पूछती हूँ आपसे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? बस ऐसा नहीं हो कि पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे मैंने अभी आपको कॉटन के लिए बताया, जनरली महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकेटेड होता है। जूट के लिए मैंने आपको बताया इंडिया में जनरली आपको कहाँ पे मिल रहा है, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर ये सारे रीजन्स जो अपने प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, तो अगर ये ऐसी कंडीशन है कि वो अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पे है कि जो रीजन है ना उसमें रीजनल डिस्पैरिटी आ जाएगी। एक रीजन तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, उसके लोगों की इनकम बहुत इंप्रूव होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बट कुछ ऐसे रीजन्स रह जाएंगे जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की अवेलेबल ही नहीं है। तो जब एम्प्लॉयमेंट की एग्रीकल्चर के अलावा कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होगी तो लोगों की वेजेस इंप्रूव नहीं होगी, पर कैपिटा इनकम लो रह जाएगा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो एक रीजन और दूसरे रीजन में जो डेवलपमेंट का डिफरेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा रह जाएगा। इस केसेस में ये भी होता है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, हमने नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया को हमने जनरली डेवलप नहीं किया, असम, नागालैंड, मणिपुर वाले स्टेट्स को, तो उन लोगों के मन में यह है कि जो मेनलैंड इंडिया है, जो ये वाला इंडिया है, उनसे इनका डेवलपमेंट रिलेटिवली कम है। तो हमें ये जो लोगों के बीच में जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको हटाना है, तो हमें पूरे इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। साथ ही साथ अगर हम हर रीजन में डेवलपमेंट करेंगे तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबको इनकम मिलेगी, उनके रीजन का डेवलपमेंट होगा, और जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कम करेगी, उनको अपने रीजन में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो अर्बन से अर्बन एरियाज में भी लोग माइग्रेट करते हैं बिकॉज उनके एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि अगर इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ है
तो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप किस तरीके से हुआ है, इंडिया में कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनी है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करती है। अब आपसे मैं सबसे पहले चीज़ पूछना चाहूँगी कि इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाना क्यों ज़रूरी है। इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे वो क्लियरली इससे रिफ्लेक्ट करता है। अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर को ओपन अप करती है, एफडीआई अलाउ करती है, तो इससे समझ में आता है कि गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती है, उस सेक्टर में चाहती है कि इन्वेस्टमेंट आए। अगर गवर्नमेंट ये सोचे कि अगर गवर्नमेंट ये भी चाह सकती है कि लोग इस सेक्टर में जाके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें ताकि ये सेक्टर उनकी इकोनॉमी का डेवलप हो। सपोज करो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने अगर 100% एफडीआई अलाउ कर दिया तो अगर वो फॉरेन वाली कंट्रीज देखेंगे कि हमारी कंट्री कितनी फैसिलिटेटिव है, कितनी अट्रैक्टिव है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो अपना मनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया में वो चीज़ जब प्रोड्यूस होगी तो एक तो डोमेस्टिक मार्केट में भी अवेलेबल होगी और इंडिया साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट करती है कि गवर्नमेंट के इंटेंशंस क्या है। अगर वो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिसिटी में फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री या चीपर रेट्स पे फाइनेंस अवेलेबल करा रही है, तो ये गवर्नमेंट के इंटेंशंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इंडस्ट्री को ट्रीट कर रही है। तो बेसिकली अगर इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन एम ये होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करा जा सके, इंटरनेशनल मार्केट में हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव रहे, और साथ ही साथ हम एक ग्लोबल ट्रेड में जब सारी कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करें तो हमारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो एक्सपोर्ट करने में और उस ट्रेड में हमारा भी इन्वॉल्वमेंट हो। इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखते हैं जो सबसे पहले बनी थी वो 1948 में बनी थी। इसका बेसिकली जब इंडिया स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट कर रहा था तो वो जनरली गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज ही लोकेटेड हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए अभी जब हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स इतने सालों बाद रूल करके जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा डर था कि अगर हमने एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया तो फिर कोई फॉरेन कंपनी, फॉरेन कॉलोनियल पावर हमारी कंट्री में एंटर कर जाएगी और वो हमारे सेक्टर्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे, फिर हम कब फिर से गुलाम बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी लिमिटेड रखा था। तो अगर हम देखा जाए तो 1948 से लेकर जो 1991 में जब हमने मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे तब तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी रिजर्व थी, काफ़ी कम सेक्टर्स अलाउड थे, इंडस्ट्रीज अलाउड थी सेटअप होने के लिए इंडिया में। जैसे फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी लिमिटेड सेटअप हो सकती थी। उसका मेजर रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे उनसे काफ़ी डर के रहती थी कि अगर हमने फिर से अलाउ कर दिया तो वो हमारी कंट्री को फिर से डोमिनेट कर लेंगे। सेकेंड रीज़न ये था कि गवर्नमेंट जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सेप्टिक थी तो उन्होंने किसको प्रमोट किया? गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को। तो ये सारे जब 1948 से लेकर 1991 तक जनरली जो रोल था मैन्युफैक्चरिंग में वो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, और जो प्राइवेट सेक्टर था उसका इन्वेस्टमेंट, उसका इन्वॉल्वमेंट मिनिमम रहा था। सो देयर वाज रेटअपिज्म। और उससे पहले भी जो प्राइवेट इंडस्ट्री अगर कोई भी इंडस्ट्री को लोकेट होना है तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, और लाइसेंस के लिए लेने के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत लंबा टाइम लगता था। साथ ही साथ जो उनको कोई परमिट सिस्टम भी फॉलो करना था, परमिशन लेनी पड़ती थी कि वो इंडस्ट्री सेटअप हो जाए या ना हो जाए। तो ये जो लाइसेंस लेना, परमिट लेना, वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए अट्रैक्टिव नहीं था कि वो लोकेट हो, वो सेटअप हो। इसी केस में गवर्नमेंट का रोल प्ले हो रहा था कि वो ही जनरली मेजर इंडस्ट्रीज में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही थी। फाइन, तो हम देखते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की। इसका बेसिक ये एम था कि जो गवर्नमेंट है वो ही, जो स्टेट है हमारा, वो ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट हम सब जानते हैं कि ना ही इंडिया एक मार्केट इकोनॉमी थी, ना ही इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। फाइन, ना ही इंडिया ने 1947 में जब इंडिपेंडेंस ले ली थी तभी ना उसने मार्केट इकोनॉमी को फॉलो किया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया था, और ना ही उसने सोशलिस्ट को फॉलो किया था। इंडिया ने मिक्स्ड सिस्टम फॉलो किया कि प्राइवेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व रहेगा। बट इस टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट कर रहा था वो कौन कर रहा था? गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर को फुल पावर, फुल इंडिपेंडेंस नहीं दी गई थी, प्राइवेट सेक्टर को समहाउ गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल भी किया जा रहा था। बट दिस सिस्टम वेयर बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि 1948 में
4 डिफरेंट तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिवाइड किया गया है। एक है स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, एक है की इंडस्ट्रीज, एक है इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज और एक है अदर इंडस्ट्रीज। अब आपको इन सब को देखना है कि ये 4 जो डिफरेंट इंडस्ट्री को जो 4 डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया है वो किस तरीके से। सबसे पहले जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, नाम से ही पता लग रहा है स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज मतलब जनरली गवर्नमेंट का ही उस पर पूरा से पूरा कंट्रोल हो, उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसमें बेसिकली 3 सेक्टर्स है, 3 इंडस्ट्रीज है, जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट। तो ये जो तीनों सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं है। दूसरा है पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, इसमें 6 इंडस्ट्रीज है, कोल, आयरन एंड स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन और टेलीग्राफ वाली और मिनरल ऑयल। ठीक है, ये जो सारी इंडस्ट्रीज है ना, ये जनरली तो सेटअप तो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बट जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी अलाउ होता है कि वो भी जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर है, नई इंडस्ट्रीज नहीं, जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर है उनको भी अलाउ किया गया है कि तुम भी कंटिन्यूसली फंक्शन करते रहो। ठीक है, पैरेलली। तो गवर्नमेंट भी रहेगी, प्राइवेट भी रहेगी, प्राइवेट वो रहेगी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। तीसरी है कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर, इसमें 18 इंडस्ट्रीज आती हैं, बहुत सारे नाम है जैसे हैवी केमिकल, शुगर, वुलन इंडस्ट्री, सीमेंट। इसमें बेसिकली ये है कि जो इंडस्ट्रीज है ये वो बेसिकली रहेगी तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको मॉनिटर करते रहेगी कि उनके ऑपरेशंस किस तरीके से चल रहे हैं, वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो मार्केट के लिए रिक्वायर्ड है, उस पर प्रॉपरली चेक्स रखना इस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राइट, तो ये प्राइवेट सेक्टर को अलाउड है, बट स्टेट गवर्नमेंट उन पर एक चेक रखता है। लास्ट है एक प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, जिसमें 2 एजेंसीज के बीच में कोऑपरेशन रहता है। ठीक है, तो ऑल अदर इंडस्ट्रीज, ऐसी सारी इंडस्ट्रीज जो ऊपर वाली स्ट्रैटेजिक में नहीं है, प्राइवेट में नहीं है या इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में नहीं है, वो सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे अलाउड है अदर इंडस्ट्रीज में। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप किया है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी कुछ करना चाह सकते हैं, उनको फ्रीडम है। फाइन, तो ये सारा जो हमने देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 जो पास करा गया था रेजोल्यूशन, वो एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1951 में। एक बार देखते हैं 1956 में भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर्मुलेट करी गई थी, जिसे कहा जाता है ये इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इसको द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। इसका बेसिक एम यही था कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट का ओनरशिप वाला सेक्टर है इन द इंडस्ट्रीज, उसको एक्सपेंड करना, प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करना कि वो भी ओनरशिप कर सकते हैं, पर बेसिकली जो मोनोपोली रहेगी, जो एक्सपेंशन होगा, वो कंट्रोल रहेगा, वो पब्लिक सेक्टर का रहेगा, गवर्नमेंट का ही रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पे ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, पर किसी भी प्राइवेट मोनोपोली को, कोई भी प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करना है, रोकना है। फाइन, तो बेसिकली इसमें यही था 1956 की पॉलिसी में कि जो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री ये जो एज है वो एज है जहाँ पर इंडिया अभी तक थोड़े साल पहले इंडिपेंडेंट हुआ ही है, और वो भी बहुत मुश्किल से हुआ है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है प्राइवेट मोनोपोली को, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। फाइन, इसका मेन एम यही था कि जो कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, हम जानते हैं गांधी जी थे वो सबसे ज़्यादा चाहते थे कि हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्री है ये ही फ्लरिश करे। तो अभी भी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो हमारे जो लीडर्स थे, उनका जो माइंड सेटअप था वो यही था कि हमारी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, और कोई इंडस्ट्री रिक्वायर्ड भी है तो वो गवर्नमेंट द्वारा ही ऑपरेट हो। ठीक है, एंड रिड्यूस द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये जैसे कि मैंने आपको बताया जो 1956 में जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी गई है, इसका बेसिकली ये लाइसेंस परमिट कहा जाता है इसको, लाइसेंस राज एंड परमिट राज। हर चीज़ के लिए बहुत सारे लाइसेंसेस लेना, परमिशन लेना, जिससे प्राइवेट सेक्टर को किसी भी एरिया में एक्सपेंडिचर करने में, इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी मुश्किल आ जाती है, काफ़ी कम अट्रैक्टिव वो सेक्टर बन जाता है। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने ऐसी कंडीशंस रखी हुई थी कि कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप होना है, प्राइवेट इंडस्ट्री को, तो उनको काफ़ी लाइसेंस, परमिशन लेनी पड़ती थी। अब देखते हैं कि जो अभी हमारे पास जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो करंटली फॉलो होती है वो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो हमने सबसे पहले देखा था इंडिपेंडेंस के बाद हमने 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखा, फिर 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखा, और अभी जो लेटेस्ट 1991 वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने डी रिजर्वेशन किया पब्लिक सेक्टर का। तो जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट काफ़ी प्राइवेट सेक्टर को रिजर्व करके बैठा था कि वो इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, कितनी परमिशन लेना, कितने लाइसेंस लेना, पर अब गवर्नमेंट ने उसको ओपन अप किया। फाइन। तो जो कोर मेन इंडस्ट्रीज हैं लाइक आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, एटॉमिक एनर्जी है, मिनरल्स है, रेल ट्रांसपोर्ट है, माइनिंग है, इसी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। बाकी सारी इंडस्ट्रीज को ऑलमोस्ट लाइक गवर्नमेंट ने ओपन अप कर दिया, इस पे बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी। और जो दो इंडस्ट्रीज है दैट इज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन, इसको तो एक्सक्लूसिवली बस पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ही कर सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट ने करी, जैसे पहले गवर्नमेंट रिजर्व करके बैठती थी कि कौन से सेक्टर गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड होंगे, कौन से सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर में एंटर अलाउड है। अब गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करी कि जो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होता था हर इंडस्ट्री को लोकेट होने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, उसको मिनिमाइज कर दिया ताकि इंडस्ट्रीज काफ़ी अट्रैक्ट हो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिकॉज जब 1991 में इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, हमारे जो रिजर्व्स थे वो काफ़ी रिड्यूस हो चुके थे, तब हमारे ऊपर IMF ने कंडीशंस लगाई थी कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप नहीं किया तो IMF हमको कंटिन्यूसली सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में आके इंडिया को ओपन अप करना ही पड़ा। तो सबसे पहले रिजर्वेशन था जो प्राइवेट सेक्टर का, वो हटाया। सेकेंडली जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी बहुत सारी, वो कम रिड्यूस कर दी गई। फाइन। अगली चीज़ क्या होता कि जो पब्लिक सेक्टर है वो काफ़ी एरिया से डिसइन्वेस्टमेंट करेगा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक होता है इन्वेस्टमेंट, मनी लगाना किसी कंपनी में, और जब मनी निकाल रहे उस कंपनी में से दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो काफ़ी इंडस्ट्री से अपना मनी वापस निकाल लेंगे, बिकॉज वो चाहती है कि अब पब्लिक सेक्टर ज़्यादा मोटिवेटेड रहे, ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करी कि FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया, अलाउ कर दिया। तो काफ़ी तो इतने सारे सेक्टर्स है, कई ज़्यादा इतने इंडिया में सब सेक्टर्स है जिनको 100% FDI अलाउ कर दिए गए, और कहीं कहीं पे भी स्टिल हम 74% अलाउड है। 74% मतलब का ये होता है कि 74% अगर हमने FDI किसी भी सेक्टर में अलाउ कर दिया तो वो इजीली एंटर और एग्जिट कर सकता है। उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम 74% तक इन्वेस्टमेंट करें। अगर किसी भी 74% से ज़्यादा होगा, अगर किसी भी सेक्टर में 74% से ज़्यादा अगर को इन्वेस्टमेंट करना है तो फॉरेन इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमने 1991 में फॉर्म की है, उसका मेजर लिमिटेशन क्या है? इसका मेजर लिमिटेशन ये है कि हम देख सकते हैं कि जब इंडिया ने अपना इकोनॉमी को ओपन अप किया तो प्राइमरीली अभी तक हमारी पॉपुलेशन मेजरली कहाँ पे एम्प्लॉयड थी? एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थी। तो ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व थी। एंड सेकेंडली हमारी जो GDP थी उसमें भी एग्रीकल्चर का ही सबसे ज़्यादा रोल था। पर हमने देखा जैसे हमने 1991 में रिफॉर्म्स किए, हमारी इकोनॉमी को ओपन अप किया, तो हमारे जो पॉपुलेशन थी और हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो जनरली कहाँ पे चला गया? सर्विस सेक्टर में चला गया, टर्शरी सेक्टर में चला गया। लाइक बहुत सारे जो हमने आसपास देखोगे रेस्टोरेंट्स ओपन हो गए या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सेक्टर्स में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन। अभी आप देख सकते हैं कि जब प्राइमरी से सीधा टर्शरी पे गए तो हमने क्या अवॉइड कर दिया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अवॉइड कर दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो हमारा रुक गया, स्टैग्नेट हो गया। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया हैव फेल्ड टू पुश बैक द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसका अभी भी GDP में कंट्रीब्यूशन 16% ही है ओनली, और अराउंड 60% हमारा किसका है? सर्विस सेक्टर का। तो इंडिया में अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP में। एक और चीज़ हमने देखी कि द डिस्टॉर्शन इन इंडस्ट्रियल पैटर्न ओइंग टू सेलेक्टिव इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं था कि हम हर सेक्टर में अलाउ कर रहे थे FDI का, गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली डिसाइड किया। अभी तक भी जब रिसेंट गवर्नमेंट भी आई थी 2015-16 में, तब जाके हम FDI को 100% तक ले जा रहे हैं। तो हमने अपने इस इकोनॉमी को ओपन अप करने में काफ़ी लंबा टाइम लगाया। ये जो लाइसेंस परमिट सिस्टम को हटाने में काफ़ी लंबा टाइम लगाया। इसके कारण जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो सही टाइम पे सही अमाउंट में नहीं हो सका। इसके कारण अभी भी हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लैग कर रहे हैं। और अगर हमारे साथ में कंटेम्प्रेरी इकोनॉमीज देखें, जैसे चाइना है या आसपास बांग्लादेश ले लो, वियतनाम ले लो, ये इकोनॉमी ने अपने सेक्टर्स को इतना अट्रैक्टिव बनाया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कि वहाँ पे इंडिया से अगर चाइना से इंडस्ट्रीज आज एस्केप भी कर रही है ड्यू टू द कोविड, तो वो जाके लोकेट हो रही है बांग्लादेश में, वियतनाम में, बिकॉज वो जो उनकी इकोनॉमी की पॉलिसीज़ है, उन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए।
अभी हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी लैग इसलिए कर रही है बिकॉज कोई एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट द्वारा उनको इंसेंटिव ही नहीं मिल रहे, उनको ज़्यादा प्रमोट ही नहीं किया जा रहा कि तुम एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। जैसे हम चाइना को देखते हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पुश दिखती है उनको, तो चाइना की इकोनॉमी जो उनकी मैन्युफैक्चरर्स होती है उनको काफ़ी पुश करती है कि तुम एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। डोमेस्टिक मार्केट से में सेल करने से ज़्यादा भी आपको तुम्हारा एम होना चाहिए एक्सपोर्ट करने का, जिससे चाइना के पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो। ऐसी पॉलिसीज इंडिया में अभी एग्जिस्ट इतनी एक्सक्लूसिवली करती नहीं है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो रहा है, पहले हमारी जो इंडस्ट्रीज होती थी जनरली वो लेबर इंटेंसिव होती थी, अब वो जो इंडस्ट्रीज आ रही है वो मशीन ओरिएंटेड है। अब इसमें जो लेबर है उनको डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है, उनको उनकी जॉब से हटा दिया जा रहा है वेजेस, अब उनको सैलरी नहीं मिलेगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूसली वेग ही रहा। फाइन, आगे हम क्या कर सकते हैं कि पहले हमने बेसिकली फॉलो किया था सोशलिस्ट सिस्टम। 1956 में जो हमारी पॉलिसी आई थी, लास्ट मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसमें हमने सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो किया था। पर जो अभी जिसका पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं, दैट इज 1991 की पॉलिसी को, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, दैट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक और चीज हमें देखनी है कि हमें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, 1 मिनट, एक और चीज़ हमें करनी है कि हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमें और लिबरलाइज करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करना है हमारी कंट्री में, ताकि अगर हम देख रहे हैं कि इंडिया ने कंटिन्यूसली अपना जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, जो बताता है कि हर कंट्री कितना अपने बिजनेस के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है, उनकी कंट्री में बिजनेस करना कितना ईजी है। इसमें इंडिया की जो 2018 की रैंक थी वो अराउंड 77 थी, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ग्रेजुअली इंडिया बढ़ रहा है। और अभी 2019 वाली रिपोर्ट में इंडिया 60s में था। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडिया कितने एफर्ट्स लगा रहा है ताकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेट हो। ये हमारे इससे भी पता लगता है कि हमने रिसेंटली इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी पास किया था, जिससे जहाँ पे भी कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जा रही है तो उनका रेजोल्यूशन प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाए। और जीएसटी लाने का भी मेन पर्पस यही था कि नेशनल मार्केट क्रिएट हो, हर स्टेट्स के जो बैरियर्स है उनको ओवरकम करके हम एक नेशनल मार्केट फॉर्म करें। और अगर हमने नेशनल मार्केट फॉर्म करने में सक्सेसफुल हो गए तो उसका इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि जो बाहर से इन्वेस्टर्स आएंगे वो हमारे कंट्री में लोकेट करने ज़्यादा चाहेंगे। फाइन, तो गवर्नमेंट भी पुश कर रही है थ्रू द मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। और हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इंडिया में अभी जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस हैं, साथ ही साथ जो लोन मिलने में, क्रेडिट मिलने में अभी को प्रॉब्लम्स आती हैं, लेबर की कॉस्ट हाई है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रेगुलेशंस है, वो सारी कंडीशंस इंडिया में अभी इंडस्ट्रीज को लोकेट करने के लिए इजीली रोकती है। तो नीड ऑफ द आर ये है कि जैसे 2018 में भी गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि हमें अपनी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लास्ट टाइम 1991 में आई थी, अब इतने साल बाद तो हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। अब 30 साल हो चुके हैं, अब हमें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है विद द टाइम। तो गवर्नमेंट ने 2018 में भी ये सोचा था लास्ट टाइम बोला था कि हम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस लाएंगे, अमेंडमेंट लाएंगे और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बनाएंगे, कीपिंग इन माइंड कि करंटली जो भी इंडस्ट्रीज लोकेट हो रही है इंडिया में उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, और ये प्रॉब्लम्स को हटा के हम अपने मार्केट को फैसिलिटेट करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए और ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अब सबसे बड़ा रीज़न, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर पे हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए शिफ्ट हो गए। क्यों? बिकॉज सबसे पहले जो इंडिया में जो सर्विसेज अवेलेबल होती है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड नेचर की होती है इन कंपेरिजन टू द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। तो जब डाइवर्सिफिकेशन है सर्विस सेक्टर में, काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और जब हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे तो उस टाइम पे हमें पुश करने के लिए कौन सा सेक्टर था? आईटी अनेबल सर्विसेज, आईटी सेक्टर था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। उस सेक्टर में हमारी यूथ जो हमारी पॉपुलेशन थी जनरली जाके एम्प्लॉयड हो गई। बिकॉज हमारे पास इंडिया में सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है। तो जो सारे BPOs होते हैं या जो सारे जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो इंडिया में आके लोकेट करने लग गए। बिकॉज यहाँ पे जो ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल मिल जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएंगे जो कॉल सेंटर की BPO वाली जॉब कर ले, तो वो इंडिया में कम प्राइजेस में कर लेते हैं, कम सैलरी में कर लेते हैं इन कंपेरिजन टू द अदर डेवलप इकोनॉमी, ब्रिटेन में,
अमेरिका में। तो इस केस में क्या होगा, इंडिया में ऐसे इंग्लिश अच्छी बोलने वाले ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल थे जो कम सैलरी में काम करने के लिए रेडी थे। तो ये सारी जो बीपीओस थी वो इंडिया में लोकेट हो गई। तो इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से मूव कहाँ पे कर गई, सर्विस सेक्टर में मूव कर गई। ओके तो उनके बीच में जो हम हर नॉर्मल इकोनॉमी में क्या होता है, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होता है, फिर एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल यूज़ करे जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग से वो मूव करता है सर्विस सेक्टर में। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्किप कर गया। ओके तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक करने के लिए, वीक होने के लिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइसेंस राज था, लाइसेंस हर चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, परमिशंस रिक्वायर्ड है, बहुत लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, साथ ही साथ जो हमारे लेबर्स लॉज है वो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव एंड हार्श है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक रीजनेबल एक लिमिट के बाद ज़्यादा जाके स्किल्ड नहीं है। अगर हम चाहें तो हमारी पॉपुलेशन इंग्लिश अच्छी बोल लेती है या वो काफ़ी बेसिक लेवल की वर्क कर लेती है, पर उसके बाद वाले जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले काम होते हैं या स्पेशलाइज फील्ड होते हैं वहाँ पे तब हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा स्किल्ड नहीं है। तो नीड ऑफ द आवर है कि हम अपनी पॉपुलेशन को स्किल्ड करें और हायर लेवल की जॉब्स के लिए उनको ट्रेन करें। फाइन। एक और आप चीज़ हमेशा न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, दैट इज सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री क्या होता है, देखो अगर हम 1990s की बात सुने, वहाँ पे उस टाइम पे हमारे क्या कंप्यूटर बहुत ज़्यादा थे, तब हमारे चलन में नहीं थे। मोबाइल फ़ोन्स क्या हमारी इकोनॉमी का, हमारी सोसाइटी का इतना कॉमन पार्ट थे, नहीं थे। तो जब उस टाइम पे कोई इंडस्ट्रीज़ लोकेट होना स्टार्ट हुई, मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी इंडस्ट्रीज़ सेटअप करना स्टार्ट किया इन द कंप्यूटर सेक्टर, इन द मोबाइल सेक्टर, ठीक है। तो तब उस टाइम के लिए ये एक सनराइज इंडस्ट्रीज थी जो अभी छोटे से स्टेज पे थी, अभी छोटे से स्टेज पे है। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो ग्रेजुअली बूम करेगी, मतलब वो ग्रेजुअली थोड़ा टाइम बाद हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे, पर अभी वो एक छोटा सेक्टर है पर उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसमें ग्रो करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर अभी वो एक छोटे स्टेज पे है, ठीक है। तो फ्यूचर में इसकी ग्रोथ का पता लगा जा सकता है, तो वो होती है सनराइज इंडस्ट्रीज। तो जैसे उस टाइम पे 1990s में हम कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स की या जो कंप्यूटर्स की ये सारी इंडस्ट्री उस टाइम के अकॉर्डिंग एक सनराइज इंडस्ट्री थी। करंटली हम क्या कह सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या न्यू जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्वांटम आ रही है, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये अभी हमारे लिए सनराइज इंडस्ट्रीज़ है। अभी थोड़ा टाइम बाद हो सकता है कि 10 साल 20 साल बाद कुछ और ऐसा सेक्टर डेवलप हो जाए जो उस टाइम पे ग्रो होने के लिए पोटेंशियल है और ग्रो होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री होगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ कोर इंडस्ट्रीज़। कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, ये वो सारी 8 इंडस्ट्रीज़ का कॉम्पोजिशन है जो एक बेसिक्स फॉर्म करती है किसी भी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को डेवलप करने के लिए। जैसे कि अगर हम देखें किसी भी इंडस्ट्री में क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्टील चाहिए मशीन्स बनाने के लिए, वहाँ पे फ्यूल चाहिए, फाइन, कोल चाहिए फॉर द एनर्जी पर्पस एंड फर्टिलाइजर्स चाहिए। ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ है ना, ये जो 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, ये हमारी इकोनॉमी का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेस फॉर्म करती है। अगर इन कोर इंडस्ट्रीज़ के प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो इस पे डिपेंडेंट रहने वाली और भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उनके भी प्राइजेस इंक्रीज होंगे, बिकॉज जब उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे? डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। इसलिए जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है उसी पे हमारी इकोनॉमी का पूरा ओवरऑल डिपेंडेंस रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी दैट इज पेट्रोल को रिफाइन करके हम मार्केट में सेल करते हैं, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये वेटेज दिया हुआ है कि अगर हम कोर इंडस्ट्रीज़ को अगर हम वेटेज देते हैं तो हर इंडस्ट्री का कितना वेटेज है। पहले पेट्रोल को कितना मिलता है, 28% मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी को 19% मिलता है, स्टील को 18% मिलता है, कोल को 10%, क्रूड ऑयल को 9%, नेचुरल गैस को 7%, सीमेंट को अराउंड 5.5% एंड फर्टिलाइजर्स को 2.5%। तो ये वेटेज दिया गया है कि अगर हम इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं कोर 8 इंडस्ट्रीज़ का तो हर इंडस्ट्री का कितना वेटेज है उसमें,
फाइन, इससे कोर इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा वेटेज, एक इंडेक्स ऑफ कोर 8 इंडस्ट्रीज का फ्रेम किया जाता है जो बताता है कि मंथली इंडस्ट्रीज का कितना परफॉर्मेंस रहा है। फाइन, एक और हमारा इंडेक्स आता है जो पूरे ओवरऑल इंडस्ट्रीज का मेजरमेंट करता है, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर जैसे ही कोर इंडस्ट्रीज के जो 8 मैंने आपको सेक्टर्स बताया उनके प्राइजेस राइज हो गए या प्राइजेस गिर गए या उनका आउटपुट बढ़ गया या आउटपुट कम हो गया, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे। इसका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर जैसे ही कोर इंडस्ट्रीज में फ्लक्चुएशंस आए, प्राइस राइज हुआ या प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस आए, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्रीज पे। बिकॉज जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो IIP का 40% कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो IIP का 40% कॉन्स्टिट्यूट करती है। और IIP कौन रिलीज करता है, कंपाइल कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO। फाइन, अभी हम करंटली इसकी स्टेज पे देखें कि किस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर मूव ऑन कर रहा है। हम सब पहले से जानते हैं कि पिछले साल भी काफ़ी न्यूज़ में था कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो डीजल की जो कार्स हैं या जो हमारा जो 2 व्हीलर्स हैं, इनका जो सेल है, इनका जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो रही है। क्यों? लोगों के पास पैसा ही कम था। कहीं ना कहीं हम लॉकडाउन से पहले भी रिसेशन के फेस में चल रहे थे, तो जैसे ही लॉकडाउन आया सिचुएशंस तो और वर्स हो गई, लोगों के पास सैलरी वेजेस कम हो गई, तो ये जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट था वो और ज़्यादा डिक्लाइन करने लग गया। तो हम सोच सकते हैं जो ऑलरेडी लास्ट ईयर से हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, 2019 में हम बात कर रहे थे कि इंडिया इज स्लोली मूविंग टू द रिसेशन। जो रिसेशन 2008-9 में हमने अवॉइड कर लिया था वो अब हमें 2018 में 19 में देखने को मिल रहा है हमारी इकोनॉमी में। बिकॉज हमने अपनी इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंजेस करे हैं, डिमोनेटाइजेशन एकदम से करा, GST करा, इन सब का इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी को काफ़ी शॉक दे गया है। ठीक है, तो इसलिए अभी करंटली हम देख रहे थे कि 2019 में भी कहीं ना कहीं हमें रिसेशन लाइक सिम्टम्स दिख रहे थे इकोनॉमी में। अब जैसे ही लॉकडाउन आया मार्च 2020 में, फाइन, तो ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग था वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटली इम्पैक्ट कर गया। हमने खुद में भी देखा था कि जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो अपनी वापस से स्टेट की तरफ जा रहे थे, काफ़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद थी। इसमें हमने एक बहुत बड़ा डिजास्टर भी देखा था कि जब आंध्र प्रदेश में LG पॉलीमर का केस हुआ, जब वो जो LG पॉलीमर था वो काफ़ी टाइम तक लॉकडाउन के टाइम पे बंद था। जैसे ही उसने वापस से स्टार्ट किया अपना ऑपरेशन तो उसमें से गैस लीक हुई, उसके कारण आसपास लोगों को काफ़ी बुरा इम्पैक्ट उसका झेलना पड़ा था। तो ये सब हम चीज़ देख रहे हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो ऑलरेडी काफ़ी लो था इन 2019 ऑल्सो, 2018 ऑल्सो, बट जैसे ही 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया, ये सारे जो सेक्टर्स थे मैन्युफैक्चरिंग का वो और ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। फाइन, अभी हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे जब मार्च में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 6.5% तक गिरा है। 6.5% तक इंडिया की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसमें गिरावट आई है। देख लीजिए आप इधर भी 2012 से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, कुछ क्वार्टर्स को छोड़ के कंटिन्यूसली हम कई बार फॉल कर रहे हैं। बट अगर हम देखें 2018 से देखें तो कई बार हमारा जब शार्प फॉल हमें देखने को मिल रहा है, और मार्च 2020 में तो ये काफ़ी ज़्यादा एक स्टीप फॉल था, दैट इज 6.5% तक हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो गिर चुका है। इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? एक तो जो मार्केट में उनकी जो गुड्स की डिमांड नहीं है, साथ ही साथ अब जब मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो क्या लेबर को कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा। इसका एक और इम्पैक्ट क्या है कि जैसे ही मार्केट में डिमांड क्यों नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कम है, वेजेस कम है, लोगों के पास सैलरी कम है। अब सब सैलरी कम होती है तो वो क्यों मार्केट में जाके नई नई चीज़ें परचेज करेंगे? तो ये सारी एक सर्कुलर इकोनॉमी में है। एक सर्कुलर इकोनॉमी में जब अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो लोगों के पास सैलरी नहीं होगी, तो सैलरी नहीं होगी तो वो मार्केट में जाके गुड्स का परचेज नहीं करेंगे। अब मार्केट में गुड्स परचेज नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज भी कम प्रोड्यूस करेगी। अब इंडस्ट्रीज कम प्रोड्यूस करेगी तो GDP कम होगी, और GDP कम होगी तो लोगों की इनकम भी कम होगी। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर लो की तरफ जाता है, काफ़ी फॉल करने लग जाता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम रिसेशन वाले फेज में जा सकते हैं। फाइन,
अब देखिए कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिली थी फ्रॉम द IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि जो लॉकडाउन हमने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लगाया, सबसे ज़्यादा हार्श लगाया, उसका हमारी इकोनॉमी पे 2020 और 21 में हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ में देखने को मिलेगा। फाइन, तो हमारे जो सेक्टर्स थे, अगर हम कोल को हटा दें, अगर हम 8 कोर इंडस्ट्रीज में कोर को हटा दें तो ऑलमोस्ट सब सेक्टर फॉल कर रहे हैं, स्टीप फॉल हुआ है उनके आउटपुट में। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्रीज बंद है तो प्रोडक्शन होगा नहीं, तो ग्रोथ नहीं होगी तो वो नेगेटिव आउटपुट की तरफ जाएंगे। तो जो स्टील है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर्स है, उन्होंने तो डबल डिजिट डिक्लाइन देखा है उनके ग्रोथ में, उनके प्रोडक्शन में, बिकॉज ना मार्केट में डिमांड है, ना लेबर अवेलेबल है, और ना ही जो उस इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है किसी और इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करा हुआ वो भी अवेलेबल नहीं है। ओके, और ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है इंडस्ट्रीज की, ये मैं आपको दिखा रही हूँ चार्ट, जिसमें हमें पता लगता है कि फरवरी 2020 में, समझिए जो हमारा लॉकडाउन लग रहा था मार्च 2020 में, उससे पहले कंडीशन कैसी थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम पहले से भी 2019 से एक रिसेशन वाले फेज में चल रहे थे। तो देखिए कोल को हटा दे तो कोल 10.3% से ग्रो कर रहा है, क्रूड ऑयल हमारा -6.4 रहा है, नेचुरल गैस हमारा -9.6 रहा है। फाइन, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हमारे ग्रो कर रहे हैं। इसका वन ऑफ द मेजर रीजन हम भी जाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जब सऊदी अरेबिया और रशिया की लड़ाई चल रही थी, तो दोनों प्लेयर्स ने मार्केट में जो सप्लाई करना था ऑफ देयर क्रूड ऑयल इंक्रीज कर दिया था, तो इंडिया ने उसका परचेज भी इंक्रीज करा था, इसलिए हमारे जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी, उनका भी सप्लाई इंक्रीज था। फर्टिलाइजर्स इट वॉज ओनली 2.9, स्टील हमारा डिग्रेड किया है 0.4% तक, सीमेंट इंडस्ट्री 8.6 से ग्रो करी है, इलेक्ट्रिसिटी 11% से इंक्रीज करी है, और ओवरऑल इंडेक्स हमारा 5.5 से ग्रो कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है, ये सारे सेक्टर्स तो डीपली इम्पैक्ट हुए हैं जिस तरीके से पिछले साल रिसेशन चल रहा था। ओके, तो ये तो हमने इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से बात करी कि किस तरीके से हमारा इकोनॉमी में इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें जब भी इंडस्ट्रीज लोकेट करने हैं तो हमें याद रखना है कि कोविड हमारे यहाँ पे क्यों आया था, वर्ल्ड में कोविड क्यों आया। इसका मेजर रीज़न यही है कि एनवायरनमेंट के साथ हमारी फूड हैबिट के साथ जो हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस करे, ओके, और हमारे एनवायरनमेंट को जो पल्यूट किया है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, सर्विस सेक्टर द्वारा, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी काफ़ी मीथेन को रिलीज़ करके हमारे जो एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी जिसका नाम था पॉल्यूटर पे इंडेक्स। जो भी इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रही है वो ही उस पॉल्यूशन के लिए पे भी करेगी। जब इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वो पे करे अपने पॉल्यूशन के लिए, तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी में और हमारी सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे। फाइन, तो इंडस्ट्रीज से क्या पॉल्यूशन होता है, हम जब जानते हैं कि वो एयर को पॉल्यूट करती है थ्रू देयर स्मोक, साथ ही साथ जो आसपास जो वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पे भी केमिकल्स को रिलीज़ करके, और लैंड पे भी वो केमिकल को रिलीज़ करके उसको इनफर्टाइल बना देती है, हमारे वाटर बॉडी को कंटेमिनेट कर देती है। इसके लिए सबसे सही सॉल्यूशंस ये हैं कि हम रीयूज़ करें हमारी चीज़ों को, हम वापस से नई परचेज़ करने के बजाय, हम नई चीज़ों को परचेज़ करने के बजाय हम पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाएं, हम जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसको फिर से सही से उनमें से कंटेमिनेशन हटा के हम उसको फिर से यूज़ करें, और साथ ही साथ हम अपनी इंडस्ट्रीज़ सिटी वाले एरिया में ना लोकेट करके ऐसे फार ऑफ एरिया में लोकेट करें जहाँ पे लोग कम रहते हों, ताकि उनको जो इंडस्ट्रीज से जो स्मोक रिलीज होता है या हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं उसका उन पर इम्पैक्ट कम से कम पड़े। हम अपना डिपेंडेंस थर्मल पावर से, लाइक कोल को यूज़ करने के बजाय अगर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पावर पैनल्स का यूज़ करा तो कहीं ना कहीं हम एक क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो एक बात तो आपने हमेशा न्यूज़ में सुनी होगी जहाँ पे कहा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। सबसे पहले 1.0 क्या था, हम यूज़ कर रहे थे स्टीम इंजन वाला पार्ट। जब हम जानते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब रेलवेज की स्टार्टिंग हुई थी 1854, तब हम क्या यूज़ करते थे, स्टीम इंजन यूज़ करते थे, स्टीम वाली पावर यूज़ करते थे। तो एक नई, उस टाइम पे मशीन्स का जब इंट्रोडक्शन हुआ था, जब पहली बार मशीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, तब उसे कहा जाता था 1.0।
फिर आया था इंडस्ट्री 2.0 जिसमें हमने अब इससे एडवांस स्टेजेस में पहुंचे थे। अब जो हमारी जो मशीन्स थी उनका यूज़ हमने काफ़ी अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करने में लगाया। हमने कॉटन टेक्सटाइल में यूज़ करा, हमने बहुत अलग अलग सेक्टर्स में हमारी मशीन्स का यूज़ करना लगा ताकि जो स्पेशलाइजेशन है वो हमारे में एंटर कर जाए, हमारी इकोनॉमी में एंटर कर जाए। फाइन। फिर हमने देखा था कि जो 1980s 1990s में जब कंप्यूटर्स का मैन्युफैक्चर स्टार्ट हुआ, यूसेज स्टार्ट हुआ, तब उसे कहा जाता था इंडस्ट्री 3.0। और अभी जिस इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं उसमें बेसिकली हम साइबर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं। फाइन। ये जो इंटरनेट की फैसिलिटी है ये हमारी कंट्री में इंडस्ट्री 4.0 लाई हुई। तो हम मूव कर रहे थे फ्रॉम अ स्मॉल लेवल जहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, फिर हम मूव कर रहे थे कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसको और ईजी बना दें, उसके लिए हम इंडस्ट्री 2.0 में गए थे। फिर हमने इंडस्ट्री 3.0 किया था, दैट इज़ अबाउट कि कंप्यूटेशन ऑटोमेशन की तरफ, एंड अब हम मूव करें साइबर स्पेस की तरफ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आज आपको इंडस्ट्री के बारे में समझाया है, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉलिसी देन मूविंग टू द हमारी जो इंडस्ट्री को लोकेट होने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर मैंने आपको बताया कि करंट सिचुएशन इंडिया की किस तरीके से है। ऑलरेडी हम रिसेशन के फेज में मूव कर रहे थे इन द लास्ट ईयर, नाउ लॉकडाउन के बाद किसने सिचुएशन वर्स कर दी है। हमने जाना था कि कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और ओवरऑल वर्ल्ड से हम किस तरीके से कनेक्टेड है। सो अगर आप कार्टोग्राफी IAS से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो अस ऑन द ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। Also, if you want to buy our UPPCS 60 days crash course or UPSC Panchamrit study notes, so you can contact on this number or you can click on the link in the description box. So hope so you like it. Thanks for watching and have a nice day.